हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आज की जो फ्रंट पेज पे द हिंदू के न्यूज़ आई है कि पैसेंजर ऑफ निकरगुआ फ्लाइट क्विज्ड इन मुंबई। तो ये एक न्यूज़ है और ये क्या है पूरा मामला, इसको समझेंगे। अभी देखो, एक मूवी भी आई है बॉलीवुड में शाहरुख खान की जिसका नाम है डंकी, और एक्चुअल में अभी देखिए घटना भी उसी से रिलेटेड हो गई है। ये क्या है, देखो, डंकी ना एक तरीका है जिसको इंग्लिश में डोंकी रूट बोलते हैं। पंजाबी लोग इसको डंकी बोलते हैं, क्योंकि पंजाबी में डंकी का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाना। तो देखो क्या है, आपको ये पता है कि बाहर की कंट्रीज में जाने का एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का, चाहे वो पाकिस्तान वाला पंजाब हो चाहे वो इंडिया वाला पंजाब हो, आपको पता होगा कि देयर इज़ अ पंजाब इन पाकिस्तान एज वेल। तो यहाँ के लोगों का काफ़ी ज़्यादा मन रहता है कि वो बड़े कंट्रीज़ में जाएं और जाके वहाँ पे अर्न करें। तो देखो, सबको तो वीज़ा लगता नहीं है। तो क्या होता है, ये जो डंकी रूट्स होते हैं जिसको इंग्लिश में डोंकी रूट्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि आप पैसे देते हो जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं, और वो आपको अलग अलग कंट्री से घुमा फिरा के कैसे कैसे करके इलीगली जो है वो इन कंट्रीज़ में ले आके छोड़ देते हैं। और फिर इन कंट्रीज़ में आपको जो है कार वॉशिंग, विंडो क्लीनिंग, सेल्स पर्सन की जॉब, फार्म्स में जॉब, पेट्रोल पंप्स में जॉब, प्लम्बर की तरह जॉब, इसमें कुछ चीज़ें लिखी नहीं है जैसे कि टॉयलेट साफ करने का काम, इस तरीके का काम आपको वहाँ पे मिलता है। बट देन देयर करेंसी यहाँ पे ज़्यादा है, तो देखो लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं जो जाते हैं। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन जगहों का मोस्टली जाना चाहता है। आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, भारत में इन जगहों पे। अब इन जगहों पे जैसे कि यूएस हो गया, आपका कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, यूके हो गया। तो दीज आर द मेजर कंट्रीज जहाँ पे चंक्स ऑफ पीपल जो हैं वो जाना चाहते हैं। अब इसमें देखो काफ़ी पैसा लगता है, किसी से 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख जो ले लिया जाए। अभी शाहरुख खान की जो मूवी बनी है ना डंकी, वो इसी टॉपिक के ऊपर है। अब किस्मत से क्या हुआ है, अभी न्यूज़ में भी आ गया है। अभी एक फ़्लाइट थी जो फ्रांस से उड़ने वाली थी, पूरा का पूरा उसमें इलीगली सिस्टम था। सारे लोग इलीगली दूसरे कंट्रीज में जाने की कोशिश कर रहे थे और इनको वहाँ पे फिर आगे नहीं बढ़ने दिया गया। फ्लाइट को पहले इनका इंटरोगेशन हुआ 3-4 दिन, एंड देन बाकी सभी को अब डिपोर्ट कर दिया वापस से इंडिया के अंदर। तो ये हरियाणा के लोग हैं, इसमें पंजाब के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, मेजर ऑफ पीपल, चंक्स ऑफ पीपल। तो यही है डंकी रूट। तो आज की बात अगर कहीं ये आए तो थोड़ा ध्यान रखना, डंकी क्या है। राजकुमार हिरानी जी की ये मूवी है। इसके बाद देखो, डंकी फ्लाइट टर्म्ड एज डंकी इन पंजाबी एज एन इलीगल इमिग्रेशन टेक्निक यूज फॉर अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, यूके। और इंडियन एंड पाकिस्तानी माइग्रेंट जो हैं पंजाब में, वो मोस्टली ज़्यादा इन चीज़ों को करते हैं। इसके बाद देखो क्या है, अटैकर्स ऑफ मर्चेंट वेसल्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस सून, राजनाथ जी ने कहा है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में उस वेसल का नाम बताओ, शिप का नाम बताओ, ऑयल टैंकर शिप जो लेके जा रही थी जिस पे अटैक हुआ था, कल मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद कंफ्यूजन ओवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड क्रिमिनल लॉज। देखो हुआ क्या है, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी है और गैजेट में भी पब्लिश करने ही वाले हैं, या आई थिंक कर भी दिया होगा। तो अब ये कब से लागू हो जाएगा, तो अभी देखो सरकारों से काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है, क्योंकि यार पुलिस को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना, ये ऐसा थोड़ा एक दिन में आया हो गया। तो गवर्नमेंट ने भी दिसंबर 2024 जो है यहाँ पे एक टारगेट रखा है कि तब तक जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूज़ है, अजरबैजान एक्सपेल्ड 2 फ्रेंच एनवॉयज ओवर अनवर्दी एक्शंस। तो शॉर्ट न्यूज़ है, इतना इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इस पर आऊँगा, ठीक है। स्वीडेन्स नेटो बिड गेट्स टर्की फर्स्ट नोट। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बनी थी। क्यों बनी थी, उस समय यूएसएसआर होता था, सोवियत संघ वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसको टैकल करने के लिए। तो 1992 के आसपास यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया निकल गया, बाकी कंट्रीज अलग हो गए, पर नेटो बना का बना रहा। नेटो का क्या प्रिंसिपल है, नेटो का प्रिंसिपल ये कि भाई अगर हम मित्र कंट्रीज हैं जितने भी इसके जो मेंबर्स हैं, अगर इस पर कोई अटैक करेगा मतलब हम सब पे कोई अटैक करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9/11 हुआ था। तो 9/11 में क्या किया गया था, जब ये आपका जो है यूएस के ऊपर अटैक हुआ था, तो उस समय नेटो के सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट में हो गए थे, और उसमें फिर वहाँ पे जो है पूरे की पूरी सेना जो है वो नेटो की मिलके पूरा काम किया था। तो ये होता है नेटो का प्रिंसिपल। अब नेटो में, चलो एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है, फिलहाल नेटो में कितने मेंबर्स हैं
और लास्ट कंट्री नेटो में जो ऐड हुई है वो कौन सी है, एफ से उसका नाम है, आई होप आपको याद हो। स्वीडन भी होना चाहती है और टर्की ही स्वीडन के सामने एक रोड़ा है, तो अगर टर्की स्वीडन के बीच में लग रहा है यहाँ पे मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर हो जाता है तो फिर स्वीडन विल बी द न्यूएस्ट कंट्री इन नेटो, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अजरबैजान, अर्मेनिया, दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत न्यूज़ में रहती हैं। ये अर्मेनिया अजरबैजान को आप इंडिया पाकिस्तान वाला समझ सकते हो, अब इंडिया चाइना वाला भी, कि मतलब बॉर्डर पे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सिचुएशन खराब है। तो ये मामला आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये न्यूज़ समझ पाओगे। देखो ये सब न्यूज़ एग्जाम में नहीं आएगी, पर ये समझने के लिए आपको अर्मेनिया अजरबैजान इशू पता होना चाहिए जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो अपने को वो कवर करना है, तो अभी अपन उसको कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके बाद देखो एक न्यूज़ है, अजरबैजान लॉन्चेस ऑपरेशन इन करमबाग, वोज टू फाइट अंटिल द एंड। देखो अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है और हर साल न्यूज़ में रहता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्या है इसका हिस्ट्री, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बेटर आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो ये है अर्मेनिया, ये है अजरबैजान, बीच में एक एरिया है जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, जिसको बोला जाता है नागोर्नो करमबाख रीजन, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, एक अर्मेनिया है, एक अजरबैजान है, बीच में एक एरिया पड़ता है जिसमें नागोर्नो करमबाख रीजन रहता है। यहाँ पे ज्यादा लोग जो है ना वो अर्मेनिया एक्सेंट के रहते हैं या इनके सपोर्टर्स ज्यादा रहते हैं, पर ये पड़ता आपका अजरबैजान के टेरिटरी में है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रिसेंटली 2020 में ये बहुत न्यूज में था, क्यों था कि 27 सितंबर 2020 को ना अर्मेनिया अजरबैजान दोनों के बीच में वॉर छिड़ जाता है कि ये करमबाख रीजन जो है ये किसका है, ठीक। ये वॉर लड़ते लड़ते जो है फाइनली अजरबैजान इसको जीतता है और अजरबैजान के कंट्रोल में आपका नागोर्नो करमबाख एरिया आ जाता है। कब होता है, 10 नवंबर को। फिर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि सीज फायर करेंगे, कोई अब एक दूसरे की फोर्सेस पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन 13 दिसंबर 2020 को फिर वो ठंडे बस्ते में चले जाता है। फिर छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और समय समय पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊं ना, उससे पहले इस एरिया का थोड़ा सा आपको मैं इतिहास बताना चाहता हूं। आप यहाँ पे देखिए, पहले तो ये आपका अजरबैजान है, इसके बगल में जस्ट क्या है, कैस्पियन सी है, इधर आपका टर्की है, ठीक है, इधर टर्कमेनिस्तान हो गया, इधर आपका ईरान हो गया, ठीक, फिर रशिया है ये ऊपर, ये यूक्रेन हो गया। कैस्पियन सी के बगल में है अजरबैजान, तो इससे आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के मामले में काफी रिच होगा। तो अजरबैजान की मेजर इकोनॉमी जो है ना वो ऑयल एंड नेचुरल गैस से ही चलती है, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं। थोड़ा और इसको समझने के लिए ना आपको ये समझना होगा कि अजरबैजान और अर्मेनिया ना पास्ट में पार्ट हुआ करते थे किसके, यूएसएसआर के। यूएसएसआर होता था जिसमें रशिया होता था, आपका एस्टोनिया होता था, लैटविया होता था, लिथुआनिया होता था, बेलारूस होता था, यूक्रेन होता था, मोल्डोवा होता था, जॉर्जिया होता था, आपका यूक्रेन भी उसका पार्ट था, लड़ रहे हैं। अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। तो ये आपका पूरा यूएसएसआर होता था। तो यूएसएसआर जब होता था ना, तो यूएसएसआर ने ये बात कह रखी थी कि ये जो आपका करमबाख वाला रीजन है ये अजरबैजान के कंट्रोल में रहेगा। ऑल्दो वहाँ के लोग ये कहते थे कि भाई हम तो अर्मेनिया के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। देखो जो अजरबैजान की पॉपुलेशन है ना वो 99% मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है वो, और अर्मेनिया इज ज़्यादा 99% के आसपास क्रिश्चियनिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि और पॉपुलेशन वाइज अजरबैजान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू द अर्मेनिया। तो जब यूएसएसआर होता था तो यूएसएसआर के दबाव में दोनों कंट्री शांत रहती थी और अजरबैजान के अंडर में ही आपका ये करमबाख वाला रीजन चलता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब समय के साथ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने लगा, 1920 में इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट उठी अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, तब फिर यूएसएसआर ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि भाई ये एरिया जो है अजरबैजान को दे दो, इसमें ज़्यादा कुछ करो मत। लेकिन चीज़ें जो है ना वो तब भी इतनी ज़्यादा सॉर्ट आउट हो नहीं पाई। अर्मेनिया जिसमें देखो 30 लाख जनता है, 95% क्रिश्चियंस हैं। अजरबैजान विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़, 99% हुम आर मुस्लिम। तो क्या हुआ, 1920 में यूएसएसआर और अर्मेनिया के बीच में, फिर से गलत बोल दिया, अर्मेनियन अजरबैजान के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है कि भाई ये करमबाख वाला रीजन किसका है। तो यूएसएसआर जो है ना इसमें वो इंटरफेयर करता है
और वो कहता है कि चलो यार तुम रखो, अजरबैजान कंट्रोल में दो इसको। तो आर्मेनिया जो कि यूएसएसआर का पार्ट था, तो उनकी बात सुन के वो शांत हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, 80s आते आते यूएसएसआर खुद डिसइंटीग्रेट होता रहता है, यूएसएसआर की पकड़ खत्म हो जाती है। उस समय आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में फिर से वॉर टाइप की सिचुएशन आ जाती है कि करमबाग जो है वो रीजन किसका है। 1994 में रशिया इंटरफेयर करता है और ये कहता है कि यार ये आर्मेनिया के कंट्रोल में रहेगा, और अजरबैजान पहले तो मान लेता है, लेकिन फिर बाद में फिर धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। 2020 में क्या होता है, 2020 में ना अजरबैजान की इकोनॉमी बहुत खराब हो जाती है। उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, किसी कंट्री की इकोनॉमी खराब होती है, तो कंट्री के जो हेड होते हैं ना, वो फोकस डाइवर्ट करने के लिए नेशनलिज्म की भावना लेके आते हैं। और ये भी कारण बताया जाता है कि अजरबैजान ने वॉर छेड़ दिया होता है आर्मेनिया के ऊपर 2020 में, और जैसे कि मैंने आपको बताया वो वॉर जो है वो जीत जाता है कौन, अजरबैजान। अब अजरबैजान ये वॉर कैसे जीतता है, इसको फुल सपोर्ट मिलता है किसका, टर्की का एंड इजराइल का। इजराइल इनको हथियार बेचता है, टर्की भी इनको काफी मदद करता है, पैसे रुपए सब कुछ। टर्की क्यों मदद करता है, देखो पहली चीज तो मुस्लिम कंट्री है, तो वो एक ये भी कारण है। दूसरा कि ऑटोमन एम्पायर जब होता था, जो कि आज की डेट में टर्की है, लेकिन पहले हम उसको ऑटोमन एम्पायर बोलते थे, तो टर्की जो है, ऑल्दो ऑटोमन एम्पायर वाज वेरी बिग, बट वो इनिशिएट टर्की से ही हुआ था, तो उनका वर्चस्व होता था उस एरिया में। तब भी उस समय भी ऑटोमन एम्पायर की आर्मेनिया से नहीं बनती थी, इसीलिए भी टर्की जो है वो अजरबैजान को ज्यादा सपोर्ट करता है, एक रीजन ये भी है। तो ये कुछ कारण थे, ठीक है। अब रशिया की अगर हम बात करें, तो रशिया जो है ना, उसका अजरबैजान भी दोस्त है, आर्मेनिया भी दोस्त है, और इसीलिए जब भी इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, ये दोनों के दोनों रशिया के पास भाग जाते हैं। अभी ये आज की न्यूज़पेपर में क्यों आया है, क्योंकि अब देखो क्या है ना, रशिया ये अपने आप यूक्रेन से लड़ने में बिजी है, रशिया के पास कहाँ इतना समय कि अब वो ये सब कराए। तो जब रशिया उधर बिजी है ना, तो ये दोनों कंट्रीज आपस में थोड़ा थोड़ा लड़े जा रहे हैं, और ज्यादा जो डोमिनेंस है ना वो अजरबैजान ही दिखाता है, क्योंकि आप कह सकते हो कि ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा सपोर्ट है उसके पास। आर्मेनिया के पास क्या है ना, हथियार इतने अपग्रेडेड नहीं है, क्योंकि जनसंख्या का आप अनुमान लगाओ तो कितना ही कम है, आप देख सकते हो। प्लस फिर अजरबैजान को टर्की का फुल सपोर्ट रहता है, टर्की इन इटसेल्फ इज ए गुड डिफेंस इक्विपमेंट वाला कंट्री, इतना सारा इंपोर्ट करता है, कुछ भी दे देगा काम चल जाएगा, तो ये भी है। प्लस टर्की का अपना और भी यहाँ पे लाभ है, जैसे कि क्या है कि अजरबैजान देखो ऑयल रिच कंट्री है, और अजरबैजान जो है ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टर्की के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्री ही अजरबैजान है। तो टर्की को इसलिए भी अजरबैजान पसंद है, और वही होता है ना गिव एंड टेक रिलेशन, तो वो वाली चीज है, तो वो यहाँ पे करा जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें टर्की और क्यों सपोर्ट करता है अजरबैजान को, तो ऑटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान ना एक जीनोसाइड करी थी, जिसको आर्मेनियन जेनोसाइड बोलते हैं, जिसमें ये बोला गया था कि ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने बहुत सारे आर्मेनियंस को मार डाला था। तो वो भी एक कारण है, मतलब उस समय से जेनोसाइड करे बैठे हैं, मतलब उस समय से दुश्मनी चल रही है आर्मेनिया के साथ टर्की की। तो ये वाली कुछ चीजें हैं जिसके वजह से टर्की जो है ना वो फुल सपोर्ट करता है किसको, अजरबैजान को, और जिसकी वजह से आपका आर्मेनिया जो है बेचारा परेशान रहता है। इस पूरे रीजन में एक और टर्म है, जैसे कि इसको बोलते हैं द लाचिन कॉरिडोर। ये लाचिन कॉरिडोर कहाँ है, तो ये कुछ इस जगह पड़ता है करमबर्ग में। इसमें क्या हुआ था, 2020 के अकॉर्डिंग ये 5 साल के लिए ना इसका कंट्रोल जो है वो रशिया के पास है। अगर आपसे पूछ रहे हैं लाचिन कॉरिडोर क्या है या कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है करमबाग रीजन में ही, और 2020 का जब एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये 5 साल के लिए रशिया का कंट्रोल है इसके ऊपर। तो ये पूरी चीज थी आर्मेनिया अजरबैजान का, आपने जाना। और सिर्फ यही चीजें नहीं है, देखो इसको ना लोग इंडिया और पाकिस्तान से भी सिमिलर करते हैं बहुत बार। तो देखो होता क्या है ना कि जैसे आर्मेनिया अजरबैजान के अंदर वहाँ पे स्टार्टिंग से ही बच्चों को ये बताया जाता है कि अजरबैजान तुम्हारा दुश्मन है, अजरबैजान में कि आर्मेनिया तुम्हारा दुश्मन है, और नेशनलिज्म की भावना वहाँ पे मतलब एक दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में करके बहुत जाग जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे भी आप देखो पाकिस्तान को एक हम बचपन से ही कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, आसपास की चीज़ों के माध्यम से ये मान के चलते हैं कि हाँ यार दे आर आवर एनिमी, और ऑल्दो पाकिस्तान की हरकतें भी वैसी हैं, बट आर्मेनिया अजरबैजान में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कारण का, ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये भी रहता है कि जब इलेक्शन आ रहे होते हैं या कुछ ऐसा हो रहा था, तो अजरबैजान में जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो नेशनलिज्म लोगों के मन में लाने के लिए इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, जिससे कि देखो नेशनलिज्म का फ़ायदा लेके ना बहुत कुछ किया जा सकता है।
नेशनलिज्म जैसे कि क्या होता है ना कि सब लोग इकट्ठे होकर फिर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट होती है उसको सपोर्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक साइड हो जाती है। तो दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। टर्की को सपोर्ट करता है, मैंने आपको बताया हिस्टोरिकली ही टर्की ने अर्मीनिया को सपोर्ट नहीं किया है, अर्मीनिया के अगेंस्ट में रहा है हमेशा। अजरबैजान उनका फेवरेट है, प्लस अजरबैजान काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। रशिया भी देखो वही वाली बात है, रशिया और टर्की की भी बनती है। तो रशिया अजरबैजान से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता, अर्मीनिया से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता, दोनों ही उसके पार्ट हैं। तो रशिया पीछे से रहता है, बैक चैनल टॉक्स करता है और इनके बीच में छोटे छोटे वॉर होते रहते हैं। अब आज की जो न्यूज़ है उसको भी खोल लेते हैं। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये है कि भाई फिर से दोनों ट्रूप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। और देखो ये चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी वॉर किसी भी कंट्री में अच्छी नहीं होती है। आपको ये लगता है कि इसमें अपना क्या जाता है, जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, पहले बहुत सारे कंट्रीज को लगा कि अरे यार ये लड़ रहे हैं ना, अपना क्या जा रहा है, पर इन दी एंड देखो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। वीट का दाम आप देख रहे हो, वीट सिर्फ इंडिया के हिसाब से मत समझो, बहुत सारी बड़ी कंट्रीज को वीट नहीं मिल रहा है, राइस महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगे हो गए हैं, जो कि ब्लैक सी का उधर रशिया कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आपको एक कंट्री का सपोर्ट में चुनना पड़ता है कि भाई हम इसके सपोर्ट में, हम इसके सपोर्ट में। तो ये सब चीज़ें ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कंट्री पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है लॉन्ग टर्म में। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई उनके बीच की लड़ाई अपने को क्या करना है, समझ रहे हो। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग इट। जय हिंद, जय भारत।